हेलो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस बुद्धि का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया। बुद्धि के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों पर आते हैं। उससे पहले हमने जो भी पढ़ा है प्रीवियस लेसन्स के अंदर, उसका हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। बुद्धि बुद्धि शब्द किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। कब दिया? 1885 के अंदर दिया। बुद्धि का अमूर्त संप्रत्यय क्या है? बुद्धि का अमूर्त संप्रत्यय मस्तिष्क माना गया है। क्यों? क्योंकि ये देखी नहीं जा सकती। इस प्रकार फिर हमने प्रकृति के बारे में बात करी। बुद्धि की प्रकृति कैसी होती है, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, तो उनमें हमने जाना बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। सेकंड, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर मध्य किशोर अवस्था तक होता है। थर्ड, स्पीरमैन ने क्या बताया कि बुद्धि का अधिकतम विकास 14 से 16 वर्ष तक होता है। फोर्थ, बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है, रिजल्ट है। फिफ्थ, बुद्धि का लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिक्स नंबर पर हमने देखा बुद्धि समस्या समाधान, चिंतन व समायोजन स्थापित करने की योग्यता है। जहाँ पर समायोजन, चिंतन, वो भी कौन सा, अमूर्त, और अधिगम यानी सीखने की योग्यता के बारे में बात करें तो बुद्धि की परिभाषा देने की जब बारी आई तो विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में आपसी मतभेद हुआ। कई मनोवैज्ञानिक कहने लगे बुद्धि तो समायोजन की योग्यता है, अर्थात उन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर बुद्धि को समायोजन के आधार पर माना। फिर कई मनोवैज्ञानिक कहने लगे कि बुद्धि तो सीखने की योग्यता है, तो उन्होंने अपनी परिभाषाओं में बुद्धि को सीखने की योग्यता है बताया। फिर कई मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि बुद्धि तो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि को तो देखा तो जा नहीं सकता, अर्थात तो विनय, स्पेयरमैन, टर्मन, ब्रीमन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को इस प्रकार की योग्यता माना। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, तो हमने ये भी जाना कि समायोजन के आधार पर स्टर्न, क्रूज, बर्ट, कॉल्विन थे। फ्रीमैन भी थे। सीखने की योग्यता के आधार पर हमने देखा बकिंघम, डियरबॉन्ड, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन थे। अमूर्त चिंतन के आधार पर आपने देखा विनय, स्पेयरमैन, टर्मन, फ्रीमैन इत्यादि मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पिछले वाले लेसन के अंदर हमने पढ़ लिया है। और हमने फ्रीमैन की परिभाषा के बारे में पढ़ा क्या, कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इस प्रकार फ्रीमैन ने तो कह दिया कि बुद्धि तो सभी प्रकार की योग्यताओं का नाम है, समायोजन भी आता है उसके अंदर, सीखने की योग्यता भी आ जाती है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी आ जाती है। फिर हमने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के बारे में कह सकते हैं अपन, कि अमूर्त चिंतन की योग्यताओं वाले मनोवैज्ञानिकों को याद करना सीखा। हमने देखा कि जिन भी मनोवैज्ञानिकों के पीछे मैन लगा हुआ आ जाए तो वह अमूर्त चिंतन की योग्यता वाले हैं। इसमें अपवाद स्वरूप हमने अल्बर्ट विनय को शामिल किया। और फिर हमने देखा क्या, फिर बात करी हमने बुद्धि का और ज्ञान का आपस में संबंध, और देखा कि बुद्धि और ज्ञान आपस में किस प्रकार संबंधित है। बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाया गया और कहा गया कि ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना क्या है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। फिर हमने बात करी सेकंड टॉपिक की, जो बुद्धि के प्रकार हैं। बुद्धि के प्रकार के अंदर हमने देखा क्या, कि बुद्धि जो कि इंटेलिजेंस जिसका अंग्रेजी वर्जन नाम है, तो बुद्धि के प्रकार में थॉर्नडाइक और गैरेट दो मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से बुद्धि के प्रकारों को वर्गीकृत किया। और उनमें समानता क्या पाई गई कि दोनों ने बुद्धि को अमूर्त बुद्धि भी कहा और सामाजिक बुद्धि भी कहा। बस अंतर आया, हमने देखा क्या, कि बुद्धि को थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि भी कहा, मूर्त बुद्धि भी कहा, स्थूल बुद्धि भी कहा अपने प्रकारों के अंदर, और गैरेट ने जहाँ पर मूर्त बुद्धि का नाम लिया है। यांत्रिक बुद्धि के अंदर हमने देखा किन में पाई जाती है, इंजीनियर्स में पाई जाती है, मैकेनिक्स में पाई जाती है, वास्तुकारों में पाई जाती है, व्यापारी में पाई जाती है, मिस्त्री कारीगर राजमिस्त्री जिन्हें कहते हैं उनमें पाई जाती है, इतिहासकार में पाई जाती है। इतिहासकार में क्यों? क्योंकि वह स्थूल बुद्धि का प्रयोग करते हैं। स्थूल बुद्धि से मतलब समझें, स्पष्ट दिखाई देती है। जो मूर्त बुद्धि से हमने देखा कि मूर्त बुद्धि पांचों कर्मेंद्रियों का सक्रिय करने वाली बुद्धि को कहा जाता है। तो यांत्रिक बुद्धि का, जिसमें मशीन उपकरणों का प्रयोग करना और समझना उन्हें, यह काम में आती है। व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि में अंदर हमने समझा क्या, कि दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार ऐसे जो काम करने वाले होते हैं उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि के अंदर समाज में जो रहने वाले जो कुशल प्रवक्ता होते हैं, जैसे राजनेता, मंत्री, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थात सामाजिक प्राणी जिन्हें कह सकते हैं हम। फिर हमने बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत।
बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत के अंदर जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है अल्बर्ट बीने का। और अल्बर्ट बीने ने नाम क्या दिया? एक खंड एक तत्व एक कारकीय सिद्धांत। और इनके सहयोगी कौन कौन थे? टर्मन और स्टर्न। उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, यानी बुद्धि को आप बांट नहीं सकते। उन्होंने एक तत्व के रूप में बुद्धि को परिभाषित कर दिया। इसकी बाद में चलकर क्या होने लगी? आलोचना होने लगी। आलोचना होने लगी तो फिर क्या कहा कि ये तो सिद्धांत गलत है। क्यों? क्योंकि इसने तो अविभाज्य इकाई बता दिया, ये कहा स्पीयरमैन ने। तब जाकर बुद्धि का आगे और विकास होने लगा और सिद्धांत बने। स्पीयरमैन ने 1904 के अंदर दो खंड दो तत्व व द्विकार्य सिद्धांत जिसे कह सकते हैं वह निकाला। अब अल्बर्ट बीने ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम निरंकुशतावादी सिद्धांत भी है। सबसे प्राचीन सिद्धांत और प्रथम सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि सिद्धांतों की जो शुरुआत है वह तो एक खंड एक तत्व का एक कार्य के सिद्धांत से हुई। अतः इसके 4 बिंदुओं को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद रखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? कि पहली बात तो कि एक खंड एक तत्व एक कार्य के सिद्धांत दिया किसने था? अल्बर्ट बीने ने। सेकंड बात क्या? जो इसके सहयोगी हैं वह है टर्मन और स्टर्न। फिर वाली बात क्या? कि जिसे निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। फिर फोर्थ बात, सबसे प्राचीन और प्रथम सिद्धांत भी है। परीक्षा में आ जाए कि बुद्धि का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत का नाम बताएं तो एक खंड एक तत्व एक कार्य के सिद्धांत आपका उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं दो तत्व दो खंड द्विकार्य के सिद्धांत की। यह दिया किसने था? स्पीयरमैन ने। कब दिया? 1904 के अंदर। उन्होंने बताया कि बुद्धि के दो कारक कौन कौन से हैं? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को अंग्रेजी में कहते हैं जनरल फैक्टर और विशिष्ट कारक को अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। सामान्य कारक का अर्थ है जो जन्मजात कारक होते हैं, महत्वपूर्ण कारक जिन्हें कहा जाता है। और विशिष्ट कारक कौन से होते हैं? जिनके द्वारा, यानी जन्मजात कारकों व महत्वपूर्ण कारकों के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है वह विशिष्ट कारक होते हैं। अर्थात अपन ऐसे समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात गुण है कि वह फुटबॉल अच्छा खेलता है। अब वह फुटबॉल अच्छा खेलता है तो वह उसका सामान्य कारक है और महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन यदि वह चाहे तो आईएएस बन सकता है। यदि वह आईएएस बन गया तो उसने अपनी एक विशिष्ट कारक का निर्माण किया और वह उसमें सहायता कौन दी? जन्मजात कारकों ने। अर्थात अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मान जाती है, इसीलिए इसको मील का पत्थर सिद्धांत भी कहते हैं। जितने भी आगे बुद्धि से संबंधित सिद्धांत बनेंगे उसके अंदर स्पीयरमैन का नाम जरूर आएगा। स्पीयरमैन के सिद्धांत की 1904 में जब व्याख्या होने लगी तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क देना शुरू किए। और तर्क देना शुरू किए तो उन्होंने कहा नहीं, सामान्य कारक के साथ साथ विशिष्ट कारक के साथ साथ भी एक कारक है जो इनको प्रभावित करता है। और उन सब के बातों को ध्यान में रखकर स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत को संशोधित किया और संशोधित करने के बाद में एक त्रिखंडीय सिद्धांत, 3 तत्वों का सिद्धांत और त्रिकार्य के सिद्धांत का नाम से अन्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसीलिए इन सब के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। उन्होंने बोला सामान्य कारक विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक। सामूहिक कारक का अर्थ है जो सामान्य और विशिष्ट के सम्मिलित रूप में होता है, यानी जैसे अपन मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन पॉइंट समझते हैं उसे सामूहिक कारक के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है।
फिर अगले सिद्धांत के रूप में देखते हैं बहुकार के सिद्धांत को। बहुकार के सिद्धांत दिया एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जी हाँ, अधिगम के अंदर आप जिन थॉर्नडाइक का नाम पढ़ते हैं, E.L. थॉर्नडाइक, उनका ही पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जहाँ पर अधिगम के अंदर जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए और अधिगम को परिभाषित करने में मदद की, वही हैं ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने बुद्धि के अंदर भी कार्य किया और बताया कि बुद्धि के अंदर असंख्य कारक होते हैं। जैसे बालू के अंदर रेत के कणों की गिनती करना मुश्किल है, वैसे ही बुद्धि के कारकों की गणना करना मुश्किल है। इसीलिए इसको बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत व असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। परमाणुवादी सिद्धांत क्यों? क्योंकि परमाणु भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, इस कारण इसको भी, उसके अंदर ही बहुत सारे कारक होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इस कारण उसे बहुकारी के सिद्धांत की संज्ञा दी गई। उन्होंने बुद्धि के गुणों को बताया। बुद्धि के गुणों के बारे में उन्होंने बताया, बुद्धि के 4 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं दोस्तों? 4 गुण होते हैं। पहला कौन सा? स्तर। दूसरा कौन सा? विस्तार। तीसरा कौन सा? क्षेत्र। और चौथा कौन सा? गति। इन्हें समझने की आवश्यकता है। और हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, क्या कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के गुणों को बताइए। तो उनमें स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति आपके उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के गुणों की संख्या क्या है, तो आपका उत्तर होगा 4। इस प्रकार हम अपने आज की क्लास का रिवीजन करते हैं। पहले हमने देखा बुद्धि के सामान्य परिचय और प्रकार को रिवीजन किया। प्रमुख सिद्धांत के अंदर एक खंड, एक तत्व, एक कार्य के सिद्धांत के बारे में समझा। फिर द्वितत्व, द्विखंड, द्विकार्य के सिद्धांत के बारे में समझा। कैसे सामान्य कारक और विशिष्ट कारक होते हैं, इन्हें देखा। फिर नींव कैसे बनी ये सिद्धांतों की, इसके बारे में समझा। फिर हमने देखा त्रिखंड सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, त्रिकार्य सिद्धांत, स्पीयरमैन ने ही क्यों दिया, क्यों ये संशोधित सिद्धांत को आने की आवश्यकता हुई। फिर हमने थॉर्नडाइक के बहुकार के सिद्धांत के बारे में देखा। बहुकार के सिद्धांत जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। असंख्य कारक बताए, उभयनिष्ठता बताई, बालू का सिद्धांत कहा, परमाणुवादी सिद्धांत कहा, असत्तात्मक सिद्धांत कहा। ये सिद्धांतों के नाम क्यों पड़े, इनके बारे में विस्तार पूर्वक समझा। बुद्धि के 4 गुण कौन कौन से होते हैं, ये थॉर्नडाइक के अनुसार देखे। स्तर, विस्तार, क्षेत्र, गति। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे की लेसन के अंदर हम देखेंगे बुद्धि के और सिद्धांतों के बारे में, जिसके अंदर कैटल तथा हॉर्न का सिद्धांत, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि के सिद्धांत को देखा जाएगा।